नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका ओनली यूपीएससी पर। इस क्लास में हम बात करेंगे पंचायती राज पर। पंचायती राज पर बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इस वर्ष उत्तर प्रदेश में पंचायती राज चुनाव हैं, इसलिए हो सकता है यूपीएससी पंचायती राज से सवाल बना ले, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश है और यहाँ के बहुत सारे लोग परीक्षा में सम्मिलित भी होते हैं। नहीं उत्तर प्रदेश की यूपीएससी में तो यूपीपीएससी जरूर पूछेगी क्योंकि उसका भी एग्जाम है, तो हम उसे छोड़ के नहीं जा सकते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं। इस क्लास में हम यह भी समझेंगे कि पंचायती राज में आरक्षण की व्यवस्था किस तरीके से, कैसे डिसाइड होता है कि कहाँ पर कौन सी सीट होगी। अभी आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट तक केस हुआ सीट की डिसाइड को लेकर के कि कैसे सीट डिसाइड होती है। तो पूरा पंचायती राज का पूरा व्यवस्था क्या है इसको हम देखेंगे इस क्लास में। ठीक है, पंचायती राज। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का जो आधुनिक रूप है, यह एक पश्चिमी परिभाषा के तरीके से रखता है। भारत में पंचायती राज की व्यवस्थाएं कई हजार वर्ष, करीब 1000 वर्ष पूर्व ही स्थापित हो गई थी और उनका कई रूप जो है देखने को मिलता है। जब पंचायती राज व्यवस्थाएं नहीं थी तब भी ऐसी व्यवस्थाएं आपको देखने को मिलती हैं। अगर आपको ये समझना हो कि आपके समाज में आपके जो सिस्टम चल रहे हैं उसमें पहले क्या चीजें थी, तो आपको साहित्य पढ़ना चाहिए। साहित्य पढ़ें या साहित्य पर आधारित जो फिल्में बनती हैं उनको देखें। आपने बहुत सारे सिनेमा में देखा होगा कि पंचायत गांव में बैठती है, उसमें बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं, वो फैसले करते हैं कि उसमें से कोई 4-5 लोग जो पंच होते हैं, सरपंच होते हैं, वो बैठते हैं और गांव स्तर पर जो न्याय की व्यवस्था होती है, यानी कि जो मामले वहीं पर निपटाए जा सकते हैं उनको वहीं पर निपटा लिया जाता है, और जो पंचायत फैसला सुनाती है उसको सब लोग मानते हैं। अभी भी हरियाणा में, राजस्थान में खाप पंचायत चलती है। खाप पंचायत बैठती है और जो उसका फैसला होता है वो सबको मानना होता है। लेकिन पूरे भारत में अब उस तरीके से पंचायत की व्यवस्थाएं नहीं रह गई हैं। ठीक है, जब देश आज़ाद हुआ तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात शुरू हुई। किसकी? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। अब ये क्या होता है? विकेंद्रीकरण का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, यानी कि शक्तियों का विभाजन। लोकतंत्र एक व्यवस्था है जिसके तहत चुनी हुई शक्तियां राज करती हैं, या सरकार जिससे आप कह सकते हैं। तो आपने देखा कि आपके यहाँ एक केंद्र सरकार होती है, एक राज्य सरकार होती है। जो यूटीज है उसे केंद्र सरकार ही संचालित करती है। वो कैसी होती है? डेमोक्रेटिक होती है, लोकतांत्रिक होती है। यानी कि शक्तियों का जो विभाजन है वो 2 प्रकार की संस्थाओं में, केंद्रीय संस्था और राजकीय संस्था। जब पंचायती राज को लागू किया गया तो वो 3 भाग में बंट गया, यानी कि सबसे ऊपर केंद्र, फिर उसके नीचे राज्य, और फिर उसके बाद में स्थानीय संस्थाएं। तो ये क्या हुआ? पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। ठीक है, शक्तियों का विभाजन। कैसे? इनके शक्तियों का विभाजन सूची बना करके कर दिया गया। कैसी सूची? केंद्र सूची और राज्य सूची। ठीक ना, केंद्र सूची और राज्य सूची। यानी कि परिभाषित कर दिया गया कि किस मामले में कानून केंद्र बनाएगा, किस मामले में कानून राज्य बनाएंगे। ये संविधान में लगभग परिभाषित है कि केंद्र का काम क्या है और राज्य का काम क्या है। हालांकि केंद्र को कई बार शक्तियां ज़्यादा दी जाती हैं, ठीक है, और वो जरूरी भी है भारत जैसे देश के लिए। इसके साथ साथ जब
पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया तो बहुत सारी शक्तियां स्थानीय सुशासन को भी दी गई, और उनमें से कर है, स्थानीय रोजगार है, वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर है, पीडीएस है। कुल मिलाकर के भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में यानी कि 11 शेड्यूल में करीब 29 प्रकार के काम निर्धारित किए जो पंचायत को करने हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है। ठीक है, इसका एक तरीका यह भी है समझने का कि जरूरी ये होता है कि लोकतंत्र में जो जनता का नेता है उसके करीब हो, ताकि उसकी बात को आगे ले जाए, जहां पर कानून बने, विधियां बने, उसकी बात वहां तक पहुंचे, उसकी गूंज वहां तक जाए। भारत में जनसंख्या व्यापक है, बड़ी जनसंख्या है भारत की, करीब 12 से 13 लाख लोगों पर एक सांसद होते हैं और 2 से 2.5 लाख जनसंख्या पर विधायक होते हैं। अब तो उनकी संख्या जब 2021 की जनगणना होगी तो और ज़्यादा हो जाएगा। ऐसे में ये व्यवहारिक नहीं है कि सांसद और विधायक हर व्यक्ति की बात को सुने। यहाँ तक संभव यह नहीं हो पाता कि सांसद एक भी बार अपने संसदीय क्षेत्र के सभी गाँव में चला जाए, ये संभव नहीं है। कई बार उनकी इच्छा शक्ति भी नहीं होती है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर किसी की इच्छा शक्ति भी हो तो प्रैक्टिकली वो नहीं कर सकता है। ठीक है ना। तो इससे होता क्या है कि हम कहते तो हैं कि लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र है नहीं वास्तव में। बस वोट डालने के लिए लोकतंत्र होता है, और वोटिंग परसेंटेज आप देखते हैं कितना ही होता है। तो ये जो है प्रयास किया गया कि किस प्रकार जनता को अपने चुने हुए नेता के पास में जो है वो रहे और उसकी बात ऊपर कन्वे होती रहे, इसलिए भी पंचायती राज व्यवस्थाओं को लाया गया। जैसे अगर आपके ग्राम पंचायत का जो प्रधान है वह आपको शाम, सुबह, दोपहर हर समय मिलेगा, क्योंकि वो आपके गांव में ही रहता है, आपने उसको वोट दिया है, तो जा करके आप अपने हक की बात उसे करेंगे। प्रधान क्या करेगा, अपने ऊपर के अधिकारियों को बताएगा, वीडियो को बताएगा, जाकर के वीडियो जिला समितियों के पास जाएंगे। इस प्रकार आपकी जो बात है वो पहुंच जाएगी उस मशीनरी के पास जिसे गवर्नमेंट कहते हैं। ठीक है ना। तो पंचायती राज व्यवस्था का यह भी एक उद्देश्य था, जिसमें काफी हद तक सफल भी हुए, क्योंकि लोग जागरूक हुए, उन्हें पता चला कि सरकारी स्कीम्स क्या होती हैं और योजनाएं कहीं ना कहीं आती हैं। भले ही राजनीतिक जो है एक विकास के प्रति जो राजनीति का एक रवैया रहा है कि वो उसे केवल चुनाव जीतने के लिए इस्तेमाल करते हैं, अगर उसको थोड़ा सा साइड करके देखें तो बहुत अच्छा भी हुआ है। पंचायती राज व्यवस्थाओं की जो कल्पना थी उसमें कई अच्छी चीज़ें भी निकल करके आई हैं। ठीक है। तो इसलिए पंचायती राज व्यवस्था को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के रूप में देखा जाता है। जो संविधान का भाग 4 है, जिसे डीपीएसपी कहते हैं, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसमें एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 40, आर्टिकल 40। ठीक है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है। किसकी? ग्राम पंचायत के गठन की। ठीक है। अब ग्राम पंचायत गठन की बात तो की गई डीपीएसपी में, लेकिन आप जानते हैं कि डीपीएसपी प्रभावकारी उस तरीके से नहीं है जैसे फंडामेंटल राइट होता है, मौलिक अधिकार होता है, या अन्य बहुत सारे संविधान के प्रावधान है। डीपीएसपी एक निर्देश है, एक नैतिकता बताती है कि सरकार को ये करना चाहिए, या यूं कहें कि ऐसे कुछ काम जो सरकार उस वक्त नहीं कर पाई जब वो आज़ाद हुई थी नई, और उसे एक निर्देश दिया गया कि जब आगे आप करने में सक्षम हो तो इसे करें, इसलिए उसको डीपीएसपी में डाल दिया गया। और इसीलिए 1992 में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया, और ये जो है उसके बाद से लगातार प्रत्येक 5 वर्ष पर पंचायतों के चुनाव होने सुनिश्चित हुए। ठीक है। 1995 में आरक्षण की व्यवस्था पहली बार शुरू की गई पंचायत चुनाव में। 1995 में पहली बार आरक्षण के हिसाब से सूची बनाई गई।
ठीक है। और पंचायत चुनाव ही एकमात्र ऐसा चुनाव है भारत में जिसमें महिला आरक्षण है, जिसमें महिला आरक्षण है। और ये सबसे खूबसूरत चीज़ है। अगर आधुनिक सामाजिक लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात करें तो ये सबसे खूबसूरत पक्ष है भारत के पंचायती राज व्यवस्था का कि यहाँ पर महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण है। वो पश्चिमी देश जो अपने आप को बहुत आधुनिक और महिलाओं सशक्तिकरण की बात करते हैं वो भी ऐसी स्थिति में अभी तक नहीं आ पाए हैं, ठीक ना। तो भारत में जो पंचायती राज है उसमें आरक्षण महिलाओं के लिए भी है। एससी, एसटी और ओबीसी इनके लिए भी आरक्षण है, लेकिन जनसंख्या के आधार पर है। किस आधार पर है? जनसंख्या के आधार पर है और क्रमवार है, ठीक है ना। अब ये कैसे है? जहां पर रिजर्व पॉपुलेशन ज़्यादा होती है वहाँ पर ज़्यादा संभावना होती है कि सीट उसी कम्युनिटी की होगी, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर बार ऐसा ही हो। जिनका प्रतिनिधित्व कम होता है उन्हें भी मौका दिया जाता है, ठीक है। तो आरक्षण पॉलिसी जो पंचायती राज व्यवस्था की है वो कोई एक लाइन में उसकी पॉलिसी नहीं है कि मतलब इस तरीके से ही डिसाइड होगा। जैसे कि नौकरियों में होता है कि 15% एससी का आरक्षण है और उसके बाद में 7% एसटी का आरक्षण है, 27.5% ओबीसी का आरक्षण, ऐसा नहीं है वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पर डिसाइडेड नहीं है। वहाँ पर बस ये है कि जनसंख्या कहाँ पर एससी एसटी की ज़्यादा है उनको उसका जो है प्रतिनिधित्व मिल रहा है, रिप्रेजेंटेटिव वो बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, ये देखा जाता है। और उसके बाद में ये देखा जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई समुदाय इससे पीछे रह जा रहा है, तो उसे भी मौका देने के लिए रिजर्वेशन की पॉलिसी लाई गई। और यहाँ पर महिला आरक्षण भी है, यानी कि अलग से महिलाओं के लिए भी आरक्षण है। कितना? 1/3, यानी कि 33% सीटों पर महिला आरक्षण है। और ये अपने आप में सबसे खूबसूरत बात है पंचायती राज व्यवस्था की, ठीक है। ये है पूरी पंचायती राज व्यवस्था जो 1992 में संविधान सम्मत होती है, यानी कि संविधान में इसे जगह दिया जाता है। और इसके लिए अनुसूची भी अलग से बनाई जाती है। और वो अनुसूची कौन सी है? 11, यानी कि 11वीं अनुसूची को पंचायती राज व्यवस्था के लिए अलग से वर्गीकृत किया गया। इसी में पंचायतों के कामकाज कैसे होंगे ये सारी चीज़ें दर्ज हैं, ठीक है। तो चलिए अगली क्लास में बात करेंगे किसी अन्य टॉपिक पर। अगर आपको कुछ इसमें सवाल पूछने को समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके पूछ लीजिए। अगर संभव हुआ तो अगली क्लास में उसकी चर्चा जरूर करेंगे। धन्यवाद। मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही हैं मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। यूपीएससी के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के। इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, अब तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन। हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर।